नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से आभार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज चला रखी है, उसी से संबंधित एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है उससे आप लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। इसका पहला प्रश्न है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक जो है वो गलत है, असंगत है। तो चलिए एक बार देखें। सतिया सतिया होता है स्वास्तिक चिन्ह जो हम अपने घरों पर, अपने मंदिरों के अंदर बना लेते हैं। भुजा यानी भुना हुआ अन्न, जिसको हम रोस्टेड कहते हैं। तीसरा है 10 तपा। तपा मतलब गर्माहट के या तपने के वो 10 दिन, भयंकर गर्मी के 10 दिन। और जो बाजी है, ये बाजी का जो यहाँ अर्थ दे रखा है वो दादी, वो गलत है। इसका सही अर्थ होता है बड़ी बहन। बाजी मतलब बड़ी बहन, इसको हम दीदी कहते हैं। तो ये दादी नहीं है, बड़ी बहन होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, बाजी। दूसरा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित है? तो मियां नसरुद्दीन एक उर्दू पुस्तक है, उसका नाम है हम हशमत, उसमें ही संग्रह में से लिया गया है। तीसरा है, अग्गे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में कौन सा कवि असंगत है? यानी जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो दूसरा सप्तक में नहीं था? तो नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय, वो तीनों के जो कवि हैं वो दूसरा सप्तक में थे, जबकि हरि नारायण शर्मा उसमें वो नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख, हरि नारायण शर्मा। अगला प्रश्न है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी में 1952 में प्रकाशित एन फ्रैंक की डायरी मूलतः किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो इस प्रश्न के आपको 2 तरीके मिल जाएंगे। यही ये जो पंक्तियां हैं, ये 2 प्रश्नों में पूछ लेगा। तो ये द डायरी ऑफ यंग गर्ल कब प्रकाशित हुई? तो उत्तर होगा 1952 में। और इसका 1952 में प्रकाशित एन फ्रैंक की डायरी मूलतः किस भाषा में प्रकाशित हुई है? तो उसकी भाषा है डच, यानी हॉलैंड के जो निवासी हैं वो अपने यहाँ पर जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, वो है डच। वर्तमान में उसको नाम नीदरलैंड है, पहले उसका नाम था हॉलैंड। अगला प्रश्न है 5वां, कन्नड़ की मीरा किस लेखिका को कहा जाता है? तो इस प्रश्न के भी 2 तरीके से आपसे पूछ लेगा। अगर ये पूछे कि आधुनिक मीरा नाम से कौन अभिहित है, यानी किसे पुकारा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा महादेवी वर्मा। लेकिन अगर पूछ ले कि कन्नड़ की मीरा कौन है, तो कन्नड़ की मीरा होंगी अक्क महादेवी, जो कि पार्ट ए में दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अक्क महादेवी, यानी ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है, निम्न नाटकों में से कौन सा नाटक जो है वो भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक नहीं है? तो ये जो 4 ऑप्शन है आपके पास हैं, उनमें से 3 जो हैं वो भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं। लेकिन जो विद्या सुंदर है वो उनका मौलिक नाटक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा घ, विद्या सुंदर। 7वां प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी क्योंकि गोरखपुर से संबंधित थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे अपने शहर का नाम, अपनी अंचल को जोड़ा है। तो इनका नाम है रघुपति सहाय फिराक। अतः इस प्रश्न का उत्तर है ख, रघुपति सहाय फिराक। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी को क्या के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला?
तो मनोहर श्याम जोशी जी की जो पुस्तक है क्या के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में दिया गया था। तो इस प्रश्न को थोड़ा और घुमा के पूछ सकता है कि 2005 में मनोहर श्याम जोशी को कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उत्तर होगा क्या। अगर ये पूछ ले कि क्या पुस्तक के लिए मनोहर श्याम जोशी को कौन सा अवार्ड मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, तो उत्तर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख भाग 2005। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर आई गौ हनुमान जी भी करुणा मह वीर रस। तो उक्त छंद का जो नाम है, कौन सा छंद है, ये है सोरठा। यानी 13 और 11 मात्राएं, 11 क्योंकि दोहा में 11 और 13 होती हैं, तो यहाँ होगी 13 और 11, यानी इसका उत्तर होगा सोरठा, क्योंकि दोहा का उल्टा छंद होता है सोरठा। आगे, हरनी के नैनानु ते हरनी के ये नैन। तो हरनी भी 2 बार और नैनानु नैन भी 2 बार दे रखे हैं। तो अगर किसी काव्य पंक्ति के अंदर या किसी भी पंक्ति के अंदर एक शब्द 2 बार आए तो अलंकार होता है यमक। लेकिन यहाँ नैनानु की बात करता है, नैनो के अंदर ही नैन है, तो ये प्रतीप है। प्रतीप मतलब भ्रमित है, भ्रांतिवान इसको कह सकते हैं, वो अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, यमक और प्रतीप। 11वां प्रश्न है, अष्टछाप के लोकप्रिय कवि नंददास को किसने दीक्षित किया था, यानी उन्होंने किसने उन्हें अपना शिष्य बनाया था। तो यहाँ जो ऑप्शन है विट्ठलनाथ जी, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य और सूरदास। तो देखें यहाँ विट्ठलनाथ जी के भी 4 थे और वल्लभाचार्य जी के भी 4। तो इसका उत्तर होगा नंददास को जो दीक्षित करने वाले थे वो हैं वल्लभाचार्य जी। तो ख जो आंसर है वो सही है। अगला है, जगद विनोद किसकी रचना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं पद्माकर। तो उत्तर होगा ग, पद्माकर। 13वां प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्यदोष की यथा तथ्य परिभाषा है, यानी एक काव्य शास्त्र के अंदर काव्यदोष नाम की पुस्तक थी, वो आचार्य विश्वनाथ ने लिखी थी। तो उसका कौन सी उक्ति है, कौन सा कथन है, कौन सी परिभाषा है जो इन 4 ऑप्शन में दे रखी है। तो आंसर होगा ख, रसाप करसा दोषः। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो ये फिर से यही क्वेश्चन आ गया कि इसमें से कौन सा जो है वो असंगत है। तो इसमें असंगत है ख भाग विविध प्रसंग, क्योंकि ये विविध प्रसंग जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है कृति है। गुप्तधन प्रेमचंद जी की रचना है, कुहासा अमरकांत जी की रचना है, और तिरछी रेखाएं हरिशंकर परसाई जो कि बहुत बड़े व्यंग्यकार थे उनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है ख, विविध प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी, जबकि आना चाहिए था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन कवियों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम होता है चढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले कौन सा, सबसे बाद में कौन सा। तो सबसे पहले जो आते हैं भक्त कवि वो आएंगे सबसे पहले सूरदास, फिर आएंगी महामाई मीरा, उसके बाद आएंगे नंददास, और उसके बाद में आएंगे रसखान। क्योंकि और अब चल देख लेते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें पहला सूरदास, दूसरी मीराबाई, तीसरे नंददास और चौथे हैं रसखान जी। अगर पूछ ले कि रसखान जी का पूरा नाम क्या है, तो नाम था सैयद इब्राहिम उर्फ रसखान, क्योंकि मूलतः ये मुसलमान थे, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति करना अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने अपना नाम रसखान लिखा। अगला प्रश्न है, सहज स्वीकारा है मुक्तिबोध की यह कविता किस संकलन में संकलित है, यानी ये जो कविता है उनके किस काव्य संग्रह के अंदर से ली गई है। तो उत्तर चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, भूरी भूरी खाक धूल और सतह से उड़ता हुआ आदमी, ये चारों ही संकलन जो हैं वो
गजानन माधव मुक्तिबोध जी के हैं, लेकिन इसका उत्तर है भूरी भूरी खाक धूल। इसमें से ही इसे लिया गया है। तो ये काव्य संग्रह है, इसमें से सहज स्वीकार है वो कविता ली गई है। अगला जो प्रश्न है वो है, तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। ये पंक्तियाँ जो हैं वो उमा शंकर जोशी जी की हैं, क्योंकि उन्होंने इस पंक्ति में लिखा है कि मैं बड़ों की जो बड़प्पन है या अपने ज़माने की जो बातें लोगों को बताते हैं, मैं उनसे बोर हो गया हूँ, ऊब गया हूँ। लेकिन जब मैं छोटों को देखता हूँ और वो जो बड़ों के मुख से जो छोटों की बड़ाई होती है, बस उसी लम्हे को जीता हूँ और तभी जो है वो काव्य की रचना हो पाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, उमा शंकर जोशी। 18वां प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारत मित्र संपादक थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इनकी बहुत चर्चित पत्रिका है, इन्होंने इनका संपादन भी किया था। तो संपादक रहे थे उसकी पत्रिका का नाम है भारत मित्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त, जिन्हें बाबू भी कहते थे। अगला प्रश्न है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो किस कवि की हैं या इसके रचयिता कौन हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ हैं। तो इसका सही उत्तर होगा घ, हरिवंश राय बच्चन। 20वां प्रश्न है, आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझन या व्यर्थ की उलझाव, अखबारी सतहीपन, वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है? तो ये एक कवि हुए हैं कुंवर नारायण, जो कि 10th क्लास की जो है वो पुस्तक कोर्स ए में मिल जाएगा आपको, कुंवर नारायण ये दंतुरंत मुस्कान। अगला प्रश्न है, स्पीति में बारिश की विधा क्या है? तो स्पीति में बारिश की जो विधा है वो यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि राहुल साकृत्यायन जो हैं वो स्पीति में घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ के जो दृश्य को उन्होंने देखा है और उसमें लिखा है, तो उसकी विधा है यात्रा वृत्तांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग। अगला 22वां प्रश्न और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जकी उपनाम से हिंदी में कौन से कवि उर्दू में लिखते थे? तो हिंदी के जो कवि हैं वो जकी नाम से उर्दू में लिखते थे। उनका नाम था जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्हें प्यार से सभी जकी कहते थे। और उन्होंने इस नाम को उर्दू भाषा में लिया और उर्दू में जो लेखन करते थे तो नाम लिखते थे जकी, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के वो 22 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली HSSC द्वारा या तो HTET जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ये जो प्रयास है जो हम आपके लिए ला रहे हैं वीडियो, उनसे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। मित्रों, एक और विनती है इन सभी की, आपको जो PDF हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सारी वीडियो, सारे जो नोट्स हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। और हम हर एक वीडियो के बाद सारे जो नोट्स हैं वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल देते हैं। आप टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसका भी नाम है प्रयास मंत्रा। जैसे आप प्रयास मंत्रा सर्च करेंगे वहाँ पर हमारा जो वो मिल जाएगा लिखा जो डाटा, हमारे जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आप उसे सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को रखें, क्योंकि अभी हमें 1 महीने का और मौका मिला है ताकि HTET जो है वो क्वालिफाई कर सकें। चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।